हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्रैक्टिस विद दीक्षा में आज हम कल एक टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, वर्ब का टॉपिक, जो कि मोस्टली हमारा पहुंच गया था कहाँ तक, जो कि हमारा मोस्टली कहाँ तक पहुंच गया था। काइंड्स ऑफ वर्ब में हमने पढ़े थे। काइंड्स ऑफ वर्ब में हमने कहाँ तक पढ़ा था? काइंड्स ऑफ वर्ब में हमने पढ़ दिया था लिंकिंग वर्ब तक। कहाँ तक पढ़ा था? लिंकिंग वर्ब तक। आज हमारा टॉपिक है, क्या कहते हैं, आज हमारा टॉपिक पढ़ने वाला है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या टॉपिक है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले ये समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीके से होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, एक होती है मोडाइल ऑक्सिलरी। क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडाइल ऑक्सिलरी। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरीके की होती है। तो कल हमने वर्ब के विषय में ही पढ़ा हुआ था कि दो काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होती है, दो तरीके की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। जिन क्रिया से, जिन वर्ब से सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो, वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। और जिन जिन वर्ब्स में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स की फॉर्म में कोई भी इफेक्ट ना आए, कोई भी इफेक्ट ना आए, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो फाइनाइट वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। और फिर आता है हमारा, इसी में टाइप्स है इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, linking verb, auxiliary verb. Auxiliary verb, there are two types: primary auxiliary, modal auxiliary. नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल, इंफिनिटिव एंड जीरेंड। तो अब आते हैं, आज हमारा क्या टॉपिक है? ऑक्सिलरी वर्ब। किसके बारे में पढ़ना है? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आज हमें पढ़ना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो आई होप आपने पहले पढ़ रखा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं। आई होप आपने पहले पढ़ रखा होगा। ये हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। इसके दो टाइप हैं। पहला है हमारा प्राइमरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकंड है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, ये हम समझेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं कि जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट और प्रिंसिपल वर्ब अथवा सब्जेक्ट और किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना अथवा वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, इस वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है? नाउन होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? नाउन होता है। उसके साथ मिलकर जो वाक्य को अर्थ स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कि हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है टू बी, टू हैव और कॉमा टू डू। अब ये समझो कि ये टू बी, टू हैव, टू डू क्या होते हैं। तो वर्ब वर्ब हम ये भी कभी कभी इसको लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि ये वर्ब टू बी के एग्जाम्पल है। ठीक है। हम कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं कि ये वर्ब टू बी के एग्जाम्पल है। पर ये होते क्या है? ये वर्ब टू बी क्या होती है, हमको ये समझना है। तो ये जो हमारी वर्ब टू बी है, ये होती है, ये हमारी वर्ब टू बी है, ये होती है इज, एम, आर, was, is, am, are, was, were और be, been और being। ये सब हमारी क्या होती हैं? टू बी, टू बी, बी में, बी फॉर्म में आती हैं। ये क्या होती है हमारी? टू बी, और ये बी फॉर्म में आती हैं। अब हमारी आती है वर्ब टू हैव। अब हमारी क्या आती है? वर्ब टू हैव। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हैव, हैज और हैड।
तो ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, टू बी, टू हैव और टू डू। तो ये टू डू क्या हो गए हमारे, टू डू होंगे डू, डज और डिड, डू डज और डिड, डू डज और डिड आदि इसके एग्जाम्पल है। डू डज और डिड किसके एग्जाम्पल हैं, टू बी, टू हैव और टू डू के। इसके एग्जाम्पल है टू बी, टू हैव और टू डू के। टू बी, टू हैव और टू डू के एग्जाम्पल हैं क्या, कौन कौन से, ए टू बी क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर। टू हैव क्या है, हैव, हैड। टू डू क्या है, डू डस और डिड। टू डू क्या है, डू डस और डिड। ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है। अब हम एक चीज इनमें से क्या है, ये पढ़ाने का मतलब क्या है कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने वाले हैं, इसलिए इनको पढ़ाया जा रहा है। बाकी इनसे बने हुए सेंटेंस तो आपको पता ही होंगे कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, इनसे सेंटेंस तो बने हुए पता ही है कि क्या सेंटेंस बनते हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने जरूरी हैं। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है ध्यान रखने वाला कि बी के साथ, इसके साथ, बी के साथ वर्ब की फोर्थ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए होता है। बी के साथ, बी के साथ वर्ब की फोर फॉर्म, वर्ब की फोर फॉर्म क्या हो गई, आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जांपल हो गया, ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग टू पार्ट, ही इज ट्राइंग, ओहो, he is trying to part with us, he is trying to part with us। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या आई है, ट्राइंग आई है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या आई है, ट्राइंग है। बी के साथ यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज, हैव, हैड या डू, डज और डिड, इसमें से कौन सी फॉर्म आई है, बी की, टू बी की फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई है, टू बी की फॉर्म। ठीक है, इज आई है ना, टू बी की फॉर्म अभी हमने पढ़ी क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर। तो ये इसके साथ जो है वर्ब की फोर फॉर्म आती है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि बी के साथ वर्ब फोर्थ अर्थात वर्ब आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट याद रखना है, बट पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बी के बाद, बी के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म हो का प्रयोग होता है। बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में क्या होता है, बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में बी के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, मैनी बुक्स, मैनी बुक्स वर स्टोलन, मैनी बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर ये स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, यानी बी यानी या तो वॉज आएगा या वर आएगा या क्या आएगा, इज, एम, आर। ये जो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का वो हो गया पैसिव वॉइस का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, पैसिव वॉइस का। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीइंग का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। किसका, बीइंग का जो प्रयोग होता है वो हमेशा जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीइंग का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में होता है। बीइंग का प्रयोग हमेशा
पैसिव वॉइस में होता है। ठीक, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हैव, जो हमने ये पढ़ा अभी, टू हैव क्या होता है? टू हैव होता है कि हैव, तो ये तो पता ही है कि हैव के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो कौन सी फॉर्म, कौन सा हो गया? परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, और जब हमने अभी वर्ब फॉर्म फोर्थ फॉर्म पढ़ाई आईएनजी फॉर्म, वो क्या होगी? प्रेजेंट फॉर्म हो गई कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि या तो आप हैव होगा, या आपका हैड होगा, या आपका हैज होगा, या आपका हैज होगा। लेकिन उसमें फॉर्म, उसमें लगेगा क्या हमेशा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? परफेक्ट टेंस का फॉर्म होगा वर्ब का। ठीक है, नेक्स्ट आता है डू। ये जो हमने टू डू पढ़ा था, वो टू डू के किसी भी रूप में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? किसी भी रूप के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये डिफरेंस बताया जा रहा है कि डू के जो भी रूप होंगे उसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। हैव हैज हैड होंगे, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, जिसको परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। और ये जो हमारा ये जो हमारा इज, ये वाला होगा बी के साथ, यानी इज एम आर वाली जो फॉर्म होगी उसके साथ जो है इज वर्ब फोर्थ कंटिन्यूअस टेंस भी होगा। और बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा। बीइंग का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है, हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है बीइंग का प्रयोग। ये इसी से रिलेटेड सेंटेंस जो है एरर में दे दिए जाते हैं, जिनको कि जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। डिड दे डिड दे नॉट हर्ड दिस दिस स्टोरी। अब इसमें एरर फाइंड आउट करनी है, कौन सी एरर होगी? डिड दे नॉट हर्ड दिस स्टोरी। अब यहाँ पे डू की कौन सी डू का प्रयोग हुआ है? यहाँ डू का पास्ट टू पाया है, डू का पास्ट टू पाया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हर्ड है, यहाँ किसका पास्ट टू पाया है? हियर का, या तो वर्ब सेकंड फॉर्म है या वर्ब थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर डू का पास्ट टू पाया, और हमने बताया है कि डू की कोई भी फॉर्म होगी तो वहां पर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ हर्ड के स्थान पर क्या होगा? हियर, हियर होगा। वर्ब के स्थान पर हियर होगा। तो ये थी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि रिलेट करती है किससे? जो कि रिलेट करती है टू बी, टू बी के साथ। और टू बी क्या होते हैं? टू बी होते हैं, हमने अभी बताया कि टू बी क्या होते हैं हमारे, ये टू बी क्या होते हैं हमारे? इज एम आर वाज वर्ब, या बी बीन बीइंग। टू हैव होते हैं हैव हैज हैड। टू डू होते हैं डू डस और डिड। तो ये हमारे टू बी की फॉर्म्स होती हैं। अब आते हैं कि जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा था, मॉडल ऑक्सिलरी। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, वो क्या था? मॉडल ऑक्सिलरी, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा, ऑलवेज। ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज यूज। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, दे कैन विन दे कैन विन द रेस, दे कैन विन द रेस। तो ये कैन हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसके बाद क्या आएगा? विन आ रहा है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हमारा विन आएगा। अब आता है मॉडल ऑक्सिलरी में, जब हमारा कैन और कुड ये जो होता है, ये कहाँ पर यूज होता है? या तो आप एबिलिटी बताते हो, या आप क्या बताते हो? एबिलिटी, एबिलिटी बताते हो, या आप कैपेसिटी बताते हो। एबिलिटी बताते हो, या आप कैपेसिटी बताते हो, या आप स्ट्रेंथ बताते हो।
तब हम यूज करते हैं कैन और कुड का। क्या कोई काम करने के आप योग्य हैं, एबल हैं, तो वो एबिलिटी में ही एक तरीके से आ जाता है। और सेंटेंस में हम कभी कभी लिखते हैं कि हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू डू दिस थिंग, तो वहां पर हम आई कैन नॉट एबल टू डू दिस थिंग, तो ये कैन का यूज करते हैं। तो ये हमारी पहली मॉडल ऑक्सिलरी है, जो एबिलिटी कहीं शो हो, कैपेसिटी शो हो, स्ट्रेंथ शो हो, एबल शो हो, वहां वहां पर हम एबिलिटी का वहां पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। और अगर ये वाक्य पास्ट टेंस में हो तो वहां कुड कुड लगा देते हैं, पास्ट टेंस में हो तो कुड लगा देते हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब कहीं पॉसिबिलिटीज होती है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में जब कहीं पॉसिबिलिटीज होती है, इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें किस सेंटेंस से पॉसिबिलिटीज हो रही होती है, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं, मे का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? कैन का। वैसे नॉर्मली पॉसिबिलिटीज में मे का यूज करते हैं, पर जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो वहां कैन यूज करते हैं, मे यूज नहीं करते हैं। सेकंड हमारा आता है मे। सेकंड हमारा आता है मे। मे क्या होता है? पॉसिबिलिटी। किसी चीज की जब पॉसिबिलिटी शो होती है सेंटेंस में, किसी भी चीज की जब पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की जब पॉसिबिलिटी शो हो रही हो सेंटेंस में, तो वहां पर संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब किसी चीज की संभावना हो रही हो, वहां पर मे का यूज करेंगे। तो संभावना में यूज करेंगे, परमिशन में यूज करेंगे, परमिटेड में यूज करेंगे, परमिटेड में यूज करेंगे, अलाउड में यूज करेंगे, शायद जब कभी हम लोग श्योर ना हो किसी चीज के बारे में, परहैप्स और गेस करें किसी चीज का, हम अनुमान लगाएं किसी चीज का, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। ठीक है। और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। मे का पास्ट टेंस क्या होता है? माइट। तो माइट का जो पास्ट टेंस होता है तो पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है, पर पास्ट टेंस में यूज होता है। तो थर्ड होता है, तो मे हमारा पॉसिबिलिटी, परमिशन, परमिटेड, पॉसिबिलिटी, परमिशन, परमिटेड, गेस और परहैप्स, अलाउ करने के लिए किसी चीज को मे का यूज करते हैं। कैन का यूज कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ और एबल के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट। मस्ट का यूज जिसमें कोई भी ओबिलाइज्ड चीज हो, यानी किसी भी चीज के लिए आप बाध्य हो, किसी भी चीज के लिए आप बाध्य हो करने के लिए, वहां पर यानी ओबिलाइज्ड हो, कोई भी चीज नेसेसरी हो, कोई भी चीज नेसेसरी हो, नेसेसरी हो, किसी भी चीज की नेसेसिटी हो, यानी किसी भी चीज की आवश्यकता हो, और कंपलसरी हो, कोई चीज कंपलसरी हो, कोई भी काम अनिवार्य हो करना, कंपलसरी हो। ड्यूटी, कर्तव्य के प्रति डिटरमाइन हो आप, दृढ़ संकल्पित हो, वहां पर प्रॉमिस और ऑर्डर। तो किसी भी चीज को करने के लिए आप मोबिलाइज्ड हो, नेसेसरी हो, नेसेसिटी हो, या कंपलसरी हो, या कर्तव्य हो, डिटरमाइन हो या प्रॉमिस हो, तब आप यूज करेंगे मस्ट का। तब आप किसका यूज करेंगे? मस्ट का आप तब यूज करेंगे। तो अब हम आते हैं इस स्लाइड में और अब बताते हैं। अब बताते हैं क्या रह गया? मस्ट नॉट। मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का यूज होता है, मस्ट नॉट का यूज होता है कोई भी चीज प्रोहिबिटेड हो, यानी निषेध हो किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेशन प्रोहिबिटेशन हो,
वहां पर, या फॉरबिड हो, वहां पर हम यूज करते हैं फॉरबिड। वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट। मस्ट नॉट, वहां क्या यूज करते हैं, मस्ट नॉट। अब आता है हमारा शुड। शुड, शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए। एडवाइस के लिए शुड का यूज होता है, और सजेशन के लिए, एडवाइस और सजेशन के लिए भी यूज शुड। मोरालिटी, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का यूज करते हैं। और शेल तो पता ही है कि आई वी को छोड़कर शेष, आई वी में विल, बाकी छोड़कर सब में शेल का यूज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, जिसमें डिटरमाइन और प्रॉमिस दिखाया जाता है। तो शेल का यूज शुड का समझ में आ गया, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। विल का प्रयोग डिटरमाइन और डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस के लिए यूज होता है। वुड का यूज किसके लिए होता है, वुड का यूज होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट मैनर में बात करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज, काइंडली, इन सब के लिए वुड का यूज होता है। या पास्ट हैबिट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट, देन यूज वुड, देन यूज वुड। पास्ट हैबिट बता रहे हो आप, काइंडली हो, प्लीज हो, पोलाइट मैनर में बात कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब यूज करेंगे वुड का। शुड का यूज एडवाइस, सजेशन, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करेंगे। मस्ट नॉट का प्रोहिबिटेशन और फॉरबिड के लिए यूज करेंगे। अब आते हैं कि एरर क्या दी जाती है इसमें। हमने आपको पहला बताया कि इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑट, ऑट तथा यूज्ड को छोड़कर, ऑट तथा यूज्ड को छोड़कर कोई भी मॉडल आए, अपने बाद टू नहीं लेता है। केवल ऑट टू और यूज्ड टू लगता है, बाकी और कोई भी मॉडल एक्सिलरी के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। दो मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग, दो जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, दो मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एक साथ नहीं होता। एक साथ यूज दो मॉडल ऑक्सिलरी का नहीं होता। दो मॉडल ऑक्सिलरी का यूज एक साथ नहीं होता। जैसे सेंटेंस दिया है हमारा, ही शुड, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। तो ये हमारी एक मॉडल है और ये मॉडल है, मॉडल है, ये एक मॉडल है और एक ये मॉडल है। तो ये यूज एंड के साथ किया गया है, तो ये यूज जो है सही है। अगर यहाँ पर ये एंड वर्ड नहीं होता, सपोज दैट अगर यहाँ पर ये एंड वर्ड नहीं होता, ही शुड मस्ट गो नाउ लिखा होता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। तभी कहा गया है कि दो मॉडल का यूज एक साथ नहीं होता, शुड और मस्ट एक साथ नहीं आएंगे। दो मॉडल एक्सिलरी यूज तब हो सकते हैं जब उनके बीच में एक कंजंक्शन हो या एंड कंजंक्शन जोड़कर प्रयोग किए जाएं, तो उनके बाद दो, एक दो मॉडल लग सकते हैं। कंटिन्यूअस दो मॉडल का प्रयोग नहीं होता। मॉडल एक्सिलरी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं। मॉडल एक्सिलरी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं। नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं, ठीक है। नीड तथा डेयर मॉडल एक्सिलरीज हैं, और मेन वर्ब भी। ये फोर्थ पॉइंट है कि नीड और डेयर, ये जो है ये मॉडल एक्सिलरीज भी हैं। नीड और डेयर जो है मॉडल एक्सिलरीज भी हैं, और मॉडल भी हैं, और क्या है, मेन वर्ब भी हैं। नीड और डेयर मॉडल भी हैं और मेन वर्ब भी हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गए कि दो मॉडल ऑक्सिलरीज एक साथ नहीं आएंगे। उनके बीच में अगर एक कंजंक्शन यूज हो रहा है तो दो मॉडल ऑक्सिलरीज यूज होंगे। और यूज के साथ ही केवल टू का यूज होगा। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का इफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज में नहीं होता है। नीड और डेयर दो ऐसे मॉडल एक्सिलरीज है जिनका यूज एज अ मॉडल एक्सिलरी और एज अ मेन वर्ब हो सकता है।
जैसे ये कि सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, ही नीड नॉट डू इट। इस सेंटेंस में क्या है, हम इसको इसके हिसाब से, ही के हिसाब से इसको, इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ना तो हम इसको नीड्स कर सकते हैं, ना तो हम इसको नीड्स कर सकते हैं, और ना ही डेयर कर सकते। डेयर से यूज है तो उसको ना ही डेयर्स कर सकते, डेयर्स नॉट भी नहीं कर सकते हैं, नीड्स नॉट भी नहीं कर सकते हैं, नीड्स नॉट भी नहीं कर सकते, डेयर्स नॉट भी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। जब नीड तथा डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में इंटरोगेटिव में वाक्य में हो तो ये मॉडल्स होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारा दिया है, यहाँ पर लिख दें, एक सेंटेंस दिया है, डेयर ही बाई अ कार, डेयर ही बाई अ कार, ठीक है। तो ये डेयर यहाँ पर आया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये यहाँ पर मॉडल एक्सलरीज का वर्क कर रहा है, एज अ मेन वर्ब वर्क नहीं कर रहा है। और जब डेयर तथा नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सामान्य वर्ब की तरह इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दे नीड सम मनी, दे नीड सम मनी, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब इनको यूज किया गया है। दे डू नॉट नीड एनी मनी, डू दे नीड सम मनी। ध्यान रखें कि जब एक प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा एक मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाता है तथा उसके लिए एक ही मुख्य मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ऑक्सिलरीज के लिए मेन वर्ब के रूप को स्पष्ट किया जाता है। अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मेन ऑक्सिलरी का प्रयोग जब, इनका कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, ही हैज डन, तो ये हैज क्या कौन सी वर्ब हो गई, एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो ये हैज डन प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गई जो टू बी की फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये विल क्या हो गई, ये हो गई मॉडल ऑक्सिलरी। इन दोनों का प्रयोग जब होगा तो इनके वर्ब दोनों अलग अलग डिफाइन होंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, एक साथ दोनों नहीं डिफाइन होंगे, उनके अलग अलग हैज तथा विल का प्रयोग है। तो हैज है वर्ब थर्ड फॉर्म लेता है और सेल और विल कैन कुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। हैज के लिए डू का वर्ब थर्ड डन, ठीक है, और विल के लिए डू का वर्ब फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एरर दी जा सकती है। जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर के हों अतः उसके लिए टू बी, इज, एम आर, वॉज, वर या हैव, हैज आदि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हो तो दोनों सब्जेक्ट के लिए सहायक क्रियाओं के रूप में अलग अलग स्पष्ट कर देना सही होता है। जैसे क्या कहना चाहते हैं, थ्री थ्री वर थ्री वर किल्ड एंड वन वॉज, three were killed and one was injured, three were killed and one was injured। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर, ये ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर, ये सब्जेक्ट प्लूरल और ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो ये जब दो भिन्न भिन्न नंबर के सब्जेक्ट हैं, ये थ्री है और ये वन है, तो उनके लिए अलग अलग ही मेन वर्ब और अलग अलग ही जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिसाइड होती है। ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। अब आते हैं, कल जॉन मिल्टन के से रिलेटेड जो है टॉपिक पढ़ा था, लिटरेरी करियर, उनके बारे में जो भी था वो पढ़ा था। कितने तीन पीरियड में डिवाइड था, 1629 टू 1640 एंड 1640 टू 1663, एंड लास्ट पीरियड था इनका थर्ड पीरियड जो था 1663 टू 1674। ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, कॉलेज से रिलेटेड ये पीरियड था जिसमें इन्होंने क्रिश्चियन नोबिलिटी यानी क्रिश्चियन नोबिलिटी के ये क्रिश्चियन नोबिलिटी को
सपोर्ट कर रहे थे और उसपे पम्फलेट्स और सोनेट्स वगैरह लिखी थी। ये था आफ्टर ब्लाइंडनेस, जब ब्लाइंड हो गए थे जॉन मिल्टन, तो उसके बाद इन्होंने इस ईयर में एक ग्रैंड एपिक्स लिखा था, जो कि इनका ये जो थर्ड पीरियड जो है वो बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट का पीरियड कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इनके लिटरेरी जो क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स ऑन जॉन मिल्टन है, जिन राइटर्स अदर राइटर ने इनके बारे में क्या क्या कहा है वो समझते हैं। ड्राइडन ने कहा है, रैंक्ड मिल्टन विद होमर एंड वर्जिल। ये लाइन ध्यान रखिएगा किसने कही है, ये लाइन कही है ड्राइडन ने, ठीक है। ड्राइडन ने और भी कहा है, ड्राइडन ने कहा है कि रैंक्ड मिल्टन विद होमर एंड वर्जिल। ड्राइडन ने कहा है मिल्टन एज poetical son of Spencer in his work preface to the Fables। पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर ये किसने कहा है, ड्राइडन ने। पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर ये ड्राइडन ने कहा है। और कहा है रैंक्ड मिल्टन विद होमर एंड वर्जिल, ये भी ड्राइडन ने मिल्टन के लिए कहा है। नेक्स्ट सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के लिए क्या कहा है, मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स फॉर फॉरेन इडियम्स। मिल्टन के बारे में कहा है कि मिल्टन यूज करते थे इंग्लिश वर्ड और फॉरेन इडियम। एडिसन ने कहा है अवर लैंग्वेज संक अंडर हिम। ये लाइन एडिसन ने कही है, अवर लैंग्वेज संक अंडर हिम। विलियम ब्लैक ने कहा है कि मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी इन हिज वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। किस वर्क में कहा है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में मिल्टन के लिए कहा है विलियम ब्लैक ने कि द डेविल्स पार्टी इन हिज वर्क, इनके काम में डेविल्स पार्टी बिलोंग करती है। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो वर्क है विलियम ब्लैक का, उसमें मिल्टन के लिए इन्होंने डेविल्स पार्टी इन हिज वर्क कहा है। और क्या कहा है, मिल्टन्स डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये लाइन भी बोली है। यानी डेविल्स पार्टी जो बोला है वो विलियम ब्लैक ने मिल्टन के लिए बोला है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है थाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। जो टू मिल्टन इन्होंने लिखी है, वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 लिखी, टू मिल्टन ने लंदन 1802, उसको टू मिल्टन भी कह देते हैं। ये जो लिखी है उसमें मिल्टन के बारे में ये लाइन शो की है, किसने, वर्ड्सवर्थ ने। टीएस इलियट ने कहा है मिल्टन एज विदर्ड बाय बुक लर्निंग एंड फर्दर इम्पायर्ड बाय ब्लाइंडनेस हु रोट इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज। ये लिखा है टीएस इलियट ने, किसके बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में। नेक्स्ट आता है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के लिए लिखा है कि ऑन हिज लैंग्वेज एज ही हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ही हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। कीट्स ने लिखा है मिल्टन के बारे में कि उनकी लैंग्वेज जो है, इंग्लिश की लैंग्वेज किसमें थी, लैटिन लैंग्वेज में थी। अर्नॉल्ड ने लिखा है मिल्टन अलोन इज द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इन इंग्लिश लिटरेचर। मिल्टन अकेले मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल थे, किसने कहा है, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। किसने कहा है, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल मिल्टन को बोला है। द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल मैथ्यू अर्नॉल्ड ने मिल्टन को कहा है। टेनिसन ने कहा है, टेनिसन कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये टेनिसन ने कहा है। और अर्नॉल्ड ने मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल कहा है। विलियम ब्लैक ने डेविल्स पार्टी कहा है। और जॉन कीट्स ने कहा है कि वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लैटिन में यूज करते थे। मैकमिलन ने कहा है कि मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मैकमिलन ने कहा है कि मिल्टन की जो पोएट्री थी वो बिल्कुल मिरर की तरह थी। मिल्टन की जो पोएट्री थी वो बिल्कुल मिरर की तरह थी, और उसमें जो करेक्टर वो यूज करते थे क्लियरली रिफ्लेक्ट होते थे। ये मैकमिलन ने कहा है। स्टैनली फिश्क ने कहा है कि द रीडर इज द रियल हीरो इन पैराडाइज लॉस्ट। रीडर को पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो किसने कहा है, स्टैनली फिश्क ने कहा है।
और कहा है कि सरप्राइज्ड बाय सिन द रीडर इन पैराडाइज लॉस्ट। तो द रीडर के बारे में जो भी पैराडाइज लॉस्ट में एक्सप्लेन किया है वो स्टैनली फिश ने कहा है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं वी रीड इट एज अ टॉक्स, हम टास्क, वी रीड इट एज अ टास्क, हम उनको पढ़ते हैं कैसे, एज अ टास्क के तरीके से। किस तरीके से? एज अ टास्क के तरीके से हम मिल्टन को पढ़ते हैं। तो ये कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने मिल्टन के बारे में लिखा है, जो क्रिटिक्स हैं इन्होंने मिल्टन के बारे में लिखा है। डॉक्टर जॉनसन वी रीड इट एज अ टास्क, स्टैनली फिश ने द रीडर को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो बनाया है। मैकमिलन ने कहा है कि इनकी जो भी पोएट्री थी एज अ मिरर थी जिसमें करेक्टर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट होते थे। टेनीसन ने गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस बोला है। एर्नॉल्ड ने द ग्रेट मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल बोला है। जॉन कीट्स ने कहा है कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को मोस्टली लैटिन लैंग्वेज में जो है पेश किया। टीएस लिलेट ने कहा है कि मिल्टन हैज विदर्ड बाय बुक लर्निंग एंड फर्दर इंपायर्ड बाय ब्लाइंडनेस, हु रोट इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज, ये किसने लिखा है? टीएस इलियट ने। इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज टीएस इलियट ने क्रिटिसाइज किया है जॉन मिल्टन के लिए। विलियम ब्लैक ने डेविल्स पार्टी, सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश वर्ड फॉर फॉरेन इडियम, ड्राइडन ने कहा है कि पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो इतनी ये जो क्रिटिक्स थे सारे ये क्रिटिसाइज किया है इन्होंने जॉन मिल्टन पे, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो यही थी। नेक्स्ट लेक्चर में इनके जो वर्क हैं, मोस्ट ऑफ द 10 इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनके बारे में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू सो मच।